दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे कैप्टन एंडरसन और देवीलाल दोनों अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं अपनी छावनी से शारदा नदी की तरफ, जहाँ पे इनको तलाश है अपने मिस्ड और लापता ऑफिसर्स की। दोनों ने इन्हीं हसीन वादियों में अपना सफ़र शुरू कर दिया है और एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, पहले के टाइम को याद करते हुए अपना सफ़र आगे जारी है। खूबसूरत मौसम में हरी भरी वादियों में इन कच्चे रास्तों से होते हुए ये अपने मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। आज सुबह ही इन्होंने अर्ली मॉर्निंग अपना सफ़र ये शुरू किया है और पहला पड़ाव इनका आज शाम या दोपहर तक पहले गांव पे होगा, जहां पे ये अपनी रात स्पेंड करेंगे और वहीं पे साथ साथ सर्च करेंगे अपने मिसिंग ऑफिसर्स के लिए, जो इनके दोस्त यहाँ से लापता हो गए थे, जिनकी अब तक इनको कोई ख़बर नहीं मिल पाई। रास्ते में हसीन नज़ारों को ये अपने साथ साथ लिए जाते हैं और पहले की बातों की यादें इनको आ रही होती हैं। बीच में एक इनको वही झरना मिलता है जो इनको हमेशा से बहुत फैसिनेट करता था और इनको अपनी ओर खींचता था। उसी झरने के पास पहुंच के ये अपने आप को फ्रेश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, ताज़ा दम होकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इस झरने की आवाज़ जो इनको नज़र आने से पहले ही अपनी ओर खींच लेती है और इनको आइडिया हो जाता है कि ये वही जगह है, ये वही पानी का फ़्लो है जो हम पहले भी अक्सर पहले कभी जब जाते थे तो इसके पास हमेशा स्टे करते थे। इस झरने के पास जाके अपनी पहले की यादों को ताज़ा करते हैं। कुछ देर के लिए अपने पाँव इस ठंडे पानी में डाल के बैठ जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि बस जैसे आगे की जो भी थकावट होगी वो शायद इनको थका ना सके इस ठंडे पानी की फील की वजह से। साथ ही यहाँ पे देवीलाल जो है वो कुछ चाय का भी इंतज़ाम करना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब इस माहौल में चाय तो होना ज़रूरी है। फ़ौरन से ही लकड़ियाँ कुछ इकट्ठा करके और चूल्हा वो तैयार कर देता है। चाय इस पे बनना शुरू हो जाती है, जो कि इनकी हमेशा से ही प्रायोरिटी होती है और हर सफ़र करने वाले मुसाफिर की ये तलब होती है, ये बस एक चाह होती है कि चाय इस सफ़र में कहीं रुक के मिल जाए। जितनी देर में चाय तैयार होती है दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं और अब बैठ के आराम से आसपास के नज़ारों को देख रहे होते हैं। साथ साथ अपना काम भी जारी रखते हैं कि इनको कहीं कोई क्लू मिल जाए, किसी ऑफिसर का कोई बैग, कोई भी ऐसी इंडिकेशन कि वो यहाँ से गुज़रे हों या वो यहीं पे किसी मुश्किल में पड़ गए हों। अपना काम भी सारी जारी रखते हैं और साथ साथ चाय का भी मज़ा उठा रहे होते हैं। चाय को यहाँ पे मुकम्मल करके अब दोबारा से अपना सफ़र शुरू कर देते हैं आगे की ओर। इस स्टे ने इनको बिल्कुल ही एकदम से रिफ़्रेश कर दिया था और जैसे कि आज ही इनसे ये 2 दिन का सफ़र मुकम्मल करवा लो और इनका दिल था कि बस अब तो चलते ही जाओ तो शायद कोई थकावट ना हो पाएगी। और इसी एनर्जी के साथ, इसी जुस्तजू के साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं अपने पहले गांव की ओर। सफ़र मुकम्मल करते करते आसपास देखते हुए कि कहीं इनको अपने उन लापता अफसरों का पता लग सके, लेकिन इनको अब तक तो कोई इनके बारे में हिंट या क्लू नहीं मिल पाया था। और अब लगभग कोई दोपहर के 12 साढ़े 12 का टाइम हो जाता है। अब भूख का समय भी हो गया है, क्योंकि सुबह से सिर्फ 2 प्याले चाय तो पी है, एक जब निकले थे उस वक़्त और एक जब झरने के पास स्टे किया था उस वक्त। अब देवीलाल कहता है कि क्यों ना कैप्टन साहब यहाँ पे अब खाने का कुछ इंतज़ाम कर लें और जल्दी से कुछ पका के अपनी पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि अभी गांव आने में कुछ तो टाइम है जहाँ पे हम पहला पड़ाव डालेंगे। तो कैप्टन भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो देवी, हम यहाँ पे खाना बना लेते हैं और खाना खा लेते हैं, क्योंकि एनर्जी रहेगी तो अच्छे से सफ़र कर पाएंगे और सफ़र में जो मेन मकसद है उन लापता दोस्तों को ढूंढना, उस पर भी तवज्जो सही से हो पाएगी। अगर तो भूखे पेट रहे तो काम पे तवज्जो शायद ना हो पाए। देवी फ़ौरन ही यहाँ साइड पे एक अच्छी सी जगह देख के पड़ाव डाल लेता है और फ़ौरन से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। कैप्टन भी देवी का पूरा साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि देवी सारा काम करे, दोनों में एक अफसर और एक सबऑर्डिनेट का रिश्ता तो होता ही है और एक अच्छा ताल्लुक़ भी होता है।
तो दोनों एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं। जितनी देर में देवी कुछ लकड़ियाँ काट के लाता है चूल्हा जलाने के लिए, उतनी देर में कैप्टन भी खाने बनाने की चीज़ों को कुछ तैयार कर लेते हैं पतीले में, और अब इनका ये खाना बन रहा होता है। साथ साथ अब दोनों लेट के कुछ आराम भी कर रहे होते हैं और बस इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे होते हैं। उन बादलों को गुजर के देख रहे होते हैं जो इनके पास से ही गुजर रहे हैं। वो प्यारा मंज़र, यहाँ से दूर वादियाँ भी नज़र आ रही होती हैं। इन पहाड़ों में ये दरख्त एक खूबसूरत समा पेश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई ऐसा क्लू नहीं मिल पाया जो इनके लापता अफराद को इनसे मिला सके या कोई हिंट दे सके। अब ये खाना बनने का वेट कर रहे होते हैं कि इनको दूर से एक चरवाहा अपनी 2 गाय के साथ आता दिखाई देता है, जो कि इनकी तरफ आ रहा होता है और इनको क्रॉस करके शायद पीछे की ओर जाए शहर की तरफ। ये चरवाहे को देख रहे होते हैं और चरवाहा इनको देख रहा होता है, तो दोनों की नज़र एक दूसरे की तरफ होती हैं। दूर से ही दोनों एक दूसरे को देख के सलाम कहते हैं और मिलते हैं। देवी पूछता है कि भाई कौन से गांव से हो और कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मैं इसी गांव से हूँ और आगे बस शहर की तरफ जा रहा हूँ और इन अपनी गाय को चरवा के कुछ खाना इनका मुकम्मल करवा के वापस चला जाऊँगा। देवी भी उसको बताता है कि हम भी बस आगे गांव की ओर ही जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सलाम करके बस आगे निकलने की कोशिश करता है वो चरवाहा। तो देवी फ़ौरन से पूछ लेता है कि क्या तुमने अपने गांव में आज से कोई 7-8 दिन पहले या अपनी गाय भैंसों को चराते हुए कोई गोरे अफसरों को देखा, साथ में एक लोकल भी था। तो वो चरवाहा कहता है कि नहीं साहब, मैंने तो यहाँ पे किसी को नहीं देखा, क्योंकि मेरा गांव यहाँ बस करीब में ही है, छोटी सी आबादी है 5-6 घरों की हमारी, तो हमारे से तो कोई ऐसी मुलाकात किसी की नहीं हुई और ना ही हमने कोई ऐसा क्लू देखा कि हमें यहाँ से कोई गुज़रता दिखाई दे। तो देवी की यहाँ पे तसल्ली हो जाती कि चलो फ़िलहाल अभी तो यहाँ पे किसी को उनका आइडिया नहीं, अब आगे गांव में जाकर ही पता लगेगा कि उनके साथ क्या हो पाया या गांव वालों को उनका कोई आइडिया हो। यहाँ खाना तैयार हो जाता है और देवी और कैप्टन खाना मुकम्मल करके आराम करके थोड़ी देर खाने के बाद अब दोबारा से पैकिंग स्टार्ट करके चल पड़े हैं गांव की ओर। अब इनकी प्रायोरिटी है कि बस जल्दी जल्दी कदम उठा के ये लगभग 3-4 बजे तक गांव पहुंच जाएं, ताकि अंधेरा होने से पहले ही वहां पे पहुंचा जा सके, इनको कोई दिक्कत ना हो। और चलते चलते अब आपस में बातें करते हुए कुछ आसपास की जगहों को, जंगलात को, एरिया को देखते हुए, ताकि अपने लोगों को कुछ आइडिया हो सके, ये आगे अपना सफ़र मुकम्मल कर रहे होते हैं। दूर से ही इनको पहला गांव नज़र आ जाता है, जहाँ पे देवी के कुछ जानने वाले भी रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं। वो दूर से देख के बस समझ जाता है कि हमारी पहली मंजिल तो करीब आ गई। फ़ौरन ही गांव के करीब पहुंचते हैं तो जहां पंचायत वाले पंचायत लगा के बैठते हैं, शाम का समय होता है, तो तकरीबन सभी गांव के बुज़ुर्ग वहां पे इकट्ठे होते हैं और आपस में खुशगपियाँ कर रहे होते हैं। वो बुज़ुर्ग भी इन दोनों को दूर से देख के हैरान होते हैं कि लगता है कोई मेहमान, कोई राहगीर यहाँ से गुज़र रहा है। और जब गौर करते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो देवी है, देवीलाल, और साथ में कोई गोरा साहिब भी हैं। वहीं पे एक दूसरे को सब देखते हैं और करीब आ जाते हैं देवी और कैप्टन इस पंचायत के बुज़ुर्गों के। जैसे ही करीब आते हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। देवी अपने सारे यहाँ पे अजीज़ों का सलाम करता है, उनका हाल चाल पूछता है, और वो भी सब पंचायत वाले जो बुज़ुर्ग वहाँ बैठे होते हैं इनको बैठने को कहते हैं और उनकी खूब आवभगत के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि गांव के प्यारे माहौल में तो बस यही अपनाइयत होती है, खुलूस होता है, प्यार होता है कि कैसे कोई मेहमान आ जाए तो उसकी हम भरपूर तरीके से सेवा कर सकें। इनको अच्छी जगह बिठाते हैं, फ़ौरन ही चाय और लस्सी के लिए इनका इंतज़ाम किया जाता है। देवी और कैप्टन भी इनकी ये मेहमान नवाज़ी देख के खुश होते हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से जब ये गुज़रते रहे हैं तो इनके पास तो ठहरते ही रहे थे। अब कुछ चाय और लस्सी पीने के बाद, एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद, काम की बात कैप्टन जो है वो इनसे करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे कुछ अफसरान एक लोकल गाइड के साथ 7-8 दिन पहले यहाँ से गुज़रे थे, शारदा नदी की ओर जा रहे थे, तो क्या वो यहाँ से होकर गुज़रे, क्योंकि अभी तक हमें उनका कोई आइडिया नहीं है, वो लापता हैं। तो जो गांव के मुखिया होते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, आपके वो 2 अफसरान जो हैं वो हमारे पास ही स्टे करके गए थे, जैसे कि आप सब भी यही एक प्रैक्टिस करते हैं।
वो भी लगभग इसी टाइम पे हमारे पास पहुँचे थे और सुबह पे तड़के यहाँ से स्टे करके निकल गए थे। साथ में उनके हमारा एक लोकल गाइड भी था। तो वो ये सुन के बहुत हैरान होते हैं सारे पंचायत वाले, गांव वाले, के वो लापता हो गए हैं, क्योंकि ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी कि वो एक इनके दोस्त, इनके अज़ीज़ या राहगीर जो इनके पास से होके गुज़रे, इनके पास स्टे करके गुज़रे, अब उनका कोई नामो निशान पता नहीं लग पा रहा, वो लापता हैं। फ़ौरन से ये गांव वाले अपने अपने जहन में कुछ ज़ाविया दौड़ाने लगते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगला पड़ाव तो दूसरे गांव में था जो कि नेक्स्ट डे था, और इस बीच अगर कुछ हुआ है तो वो भी देखा जा सकता है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो तभी मिल पाएगी जब अगले गांव में जा सकें। अब देवी को और कैप्टन को एक कमरा मिल जाता है इसी गांव में जहाँ पे ये मेहमान को स्टे करवाते हैं। इस कमरे में जाके अपना साजो सामान रख के, कुछ अपनी थकावट दूर करके, रात के खाने का समय हो जाता है और इनके लिए एक अच्छा सा पकवान भी इनके सामने आ जाता है। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के दौरान और इसके बाद भी देवी और बस कैप्टन इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई उनको पता लग जाए कि इनके मेहमानों के साथ, इनके अफ़सरों के साथ हुआ क्या, और आगे के लिए क्या प्लान किया जा सकता है। क्योंकि एक पड़ाव तो इनका मुकम्मल हो गया था यहाँ पे कि यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो इनके लिए हेल्पफुल होती, इनके लिए मददगार होती, लेकिन यहाँ से तो स्टे करके वो आगे निकल गए। अब एक स्टेज क्लियर हो गई थी और देवी और कैप्टन अब आगे जाने के लिए उतावले थे कि बस कैसे ही सुबह हो और हम यहाँ से निकलें और दूसरे गांव जाके उनके लिए कुछ खैर खबर कर सकें। खाना खा के रात हो जाती है। ये देखते हैं कि सभी अपने अपने घरों में जाके सो गए हैं। तो देवी अपने एक रिश्तेदार के घर से होके आता है और कैप्टन अपने कमरे में ही काम कर रहे होते हैं, कुछ आराम कर रहे होते हैं। साथ साथ कैप्टन कुछ अपने नोट्स भी बनाते रहते हैं कि क्या क्या उनका कैसे कैसे सफ़र गुजरा और कैसे कैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ताकि वो रिपोर्ट भी तो आगे बना के देनी थी। तो देवी अपने रिश्तेदार के यहाँ से होके आता है और कहता है कैप्टन को कि कैप्टन साहब, मैंने तो सारी मालूमात कर ली हैं अपने तरीके से, यहाँ से तो सब क्लियर है, यहाँ पे कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब जो हमारा सेकंड स्टेज है उस पे मुताबिक ही जाके पता लगेगा क्या है कि हमारे अफसरों के साथ क्या हुआ है कि वो वहाँ पहुँचे या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो गांव वाले यहाँ से आगे भी जाते हैं उनके पास भी कोई ऐसी मालूमात नहीं। तो कैप्टन कहता है ठीक है, बस अब सुबह का इंतज़ार करते हैं और अब सो जाते हैं, आराम करते हैं, ताकि सुबह उठ के तड़के ही यहाँ से नाश्ता करके निकल पड़ें। और ऐसा ही होता है कि कैप्टन और देवी दोनों ही अब एकदम से लंबी सी चादर ओढ़ के गहरी नींद सो जाते हैं। ये रात कैसे गुजरती है इनको सुबह उठते हैं तो आइडिया ही नहीं होता। ऐसी थकावट होती है कि इनको याद नहीं रहता कि हम कब सोए और कब उठे। बस एक मुर्गे की बांग से, उसकी आवाज़ से सुबह इनकी आँख खुलती है तो इनको आइडिया होता है कि अब सुबह हो गई है। दोनों उठते हैं, दोनों अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं, अपने बैग को तैयार करते हैं, और इस दौरान इनके लिए मुखिया जी के पास से अच्छा सा नाश्ता भी आ जाता है। और ये नाश्ता मुकम्मल करके मुखिया जी का शुक्रिया अदा करके जो 2-4 गांव वाले बुज़ुर्ग उस वक्त उठ चुके होते हैं उनको सलाम दुआ करके अब आगे निकल रहे हैं दूसरे गांव की ओर। बिल्कुल उसी जज्बे के साथ, उसी खैरियत के साथ कि ये आगे पहुँचें जल्द अज जल्द और अपने अज़ीज़ों का पता कर सकें, अफसरों का पता कर सकें। अपने कदम जल्दी जल्दी उठाते हुए इन्हीं जंगलों से, रास्तों से होते हुए आसपास की जगहों को खूब सर्च करते हुए आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं कि कहीं इनको कोई क्लू मिल जाए। लेकिन इनको अब तक तो कोई आइडिया नहीं मिल पाया था या कोई ऐसा इनको निशान नहीं मिल पाया था जिससे इनको आइडिया हो सके कि इनके वो लापता दोस्तों के साथ क्या हो गया। एक जगह पे अपने आराम से ये पड़ाव डाल के कुछ चाय का इंतज़ाम करते हैं और उसके बाद दोबारा से अपना सफ़र मुकम्मल करते हैं, शुरू कर देते हैं उसी गांव की ओर जो कि दूसरा गांव था। दोपहर के खाने का भी इस तरह एक जगह रुक के कुछ इंतज़ाम करते हैं। पेट पूजा करने के बाद, कुछ सस्ताने के बाद, हसीन वादियों को देखने के साथ साथ ये अब आगे दूसरे गांव की ओर बढ़ पड़े हैं और गांव भी इनको वैसे ही पहले की तरह नज़र आना शुरू हो गया है, जो कि कुछ घाट से निचाई की तरफ दिखाई देता है। गांव पहुंच के ये मुखिया से और बाकी सब से मुलाकात करते हैं, सबसे सलाम दुआ होती है, मुलाकात होती है। एक दूसरे का हाल अहवाल जानने के बाद, बैठने के बाद, कुछ सांस लेने के बाद
ये फिर से वही सवाल इन गांव वाले सभी करते हैं कि हमारे कुछ अफसरान जो हैं वो मिसिंग हैं। लेकिन मुखिया जी और बाकी गांव वालों का जो जवाब होता है वो एकदम से कैप्टन और देवी की आंखें को एकदम से खुले की खुली छोड़ देता है। इनको अपनी कानों पे यकीन नहीं आता जो ये बात सुनते हैं। वो मुखिया जी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भी आपका अफसर या एक लोकल गाइड हम तक नहीं पहुँचा। आप कितने दिन पहले की बात कर रहे हैं? आपको यकीन है कि वाकई 7-8 दिन पहले की बात है? तो कैप्टन बताते हैं कि जी हाँ, वो पिछले गांव में तो उन्होंने स्टे किया था और उसके बाद जिस तरह हम आपके पास दूसरे दिन के लिए पड़ाव डालने आए हैं, इस तरह वो लोग भी यहीं पे स्टे करने आए थे। लेकिन क्या बाकी वो यहाँ नहीं पहुँचे? तो मुखिया जी और बाकी जो हैं वो गांव वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं बात सुन के और उनको कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे तो कोई भी अफसर या कोई भी लोकल गाइड हमें नहीं मिला। बस अब कैप्टन और देवी यहीं पे जो बैठे होते हैं तो इनके ज़मीन से आसमान तक नज़रें दौड़ती रहती हैं और इनको समझ नहीं आ रही होती कि अब यहाँ पे आगे कैसे आगे हम सर्च करें, क्योंकि यही वो पॉइंट था, यही वो मुकाम था जहाँ पे इनको कंफर्म हो गया था कि वो इनके अफसरान कहीं ना कहीं लापता इसी दौरान बीच में हुए हैं, इन्हीं दोनों गाँव के बीच में। उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ ऐसी अनहोनी जो कि शायद उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी या कोई सोच नहीं सकता कि उसके साथ वो अनहोनी हो जाए। फ़ौरन ही मुखिया जी और जो बाकी गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप परेशान ना होइए और हम पूरी आपकी मदद करेंगे उनको ढूंढने में। मुखिया जी और बाकी गांव वाले जो आसपास के छोटे छोटे कुछ घर होते हैं, जो गांव होते हैं, उनमें ये बात पहुंचाने के लिए फ़ौरन अपनी टीमें यहाँ से रवाना कर देते हैं। एक लड़का गांव का एक ओर चला जाता है और दूसरा लड़का दूसरी ओर चला जाता है, ताकि वहाँ पे जाके कुछ पता लग सके कि वहाँ पे तो कहीं नहीं पहुँच गए, या कोई अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ है तो उस गांव में तो किसी को ख़बर होगी, किसी ने किसी को अफसर को देखा होगा किसी हालत में, कोई मुश्किल में, कोई परेशानी में, कुछ तो आइडिया किसी को होगा ही। आखिर इन दोनों गांव के बीच में ये टीम कैसे एकदम से गायब हो सकती है? और गांव वाले मुखिया जी इनको पूरी तसल्ली देते हैं कि हम आपके साथ हैं। इनको चाय पिलाते हैं, इनको खाना परोसा जाता है और खाना खा के अब ये बैठ जाते हैं अपने कमरे में। जो ये गाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठ के बस इसी सोच विचार में होते हैं कि कैसे अब आगे से इनकी सर्च को हम मुकम्मल करेंगे। लेकिन इनको इस चीज़ की ये खुशी होती है कि चलो कुछ क्लू तो हमें मिला, कुछ हमें उनके बारे में आइडिया तो हुआ कि हमारी वो टीम आखिर किस दौरान गायब हुई है, तो ये वही मकाम है जहाँ पे वो परेशानी में आए होंगे। इस दौरान मुखिया जी इनके कमरे में आते हैं और उनको बताते हैं, जबकि हल्की हल्की अंधेरी छा चुकी होती है और रात हो चुकी होती है, और उनके साथ एक गांव वाला भी होता है जो कि साथ के गांव मसालपुर से होके आता है और उनकी ख़बर लेके आता है। वो बताता है कि मैं मसालपुर गया था और वहाँ पर जाके यही मालूमात मिली हैं कि उनको जंगल में दोनों अफसरों को और एक लोकल गाइड को उनके एक गांव वाले ने देखा था, जो कि नदी किनारे अपना कैंप लगा के बैठे हुए थे और उनसे उनकी सलाम दुआ भी हुई थी। और ये वाक़या भी कोई 7-8 दिन पहले का ही है, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो अगले दिन उनको गांव वालों को दिखाई नहीं दे दोबारा से, और वो जो नदी किनारे उन्होंने कैंप लगाया था वहाँ से सब चीज़ें उठा के चले गए थे, न जाने कहाँ पे, या तो शहर की ओर जा रहे थे या शारदा नदी की ओर जा रहे थे, इसका हमें आइडिया नहीं। अलबत्ता बस उसकी यही मुलाकात हुई थी, सलाम दुआ हुई थी उनसे, और उसके बाद वो गांव वाला मिसालपुर का अपने गांव वापस चला गया था। अब ये बात इनको मज़ीद परेशानी में डाल देती है कि अगर तो वो दोनों अफसर और जो लोकल गाइड था वो यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने अपना रास्ता डाइवर्ट करके नदी की जानिब क्यों गए और वहाँ पे अलग से कैंप क्यों लगाया? वो इधर क्यों नहीं आए? उन्होंने वहाँ पे रात क्यों स्पेंड की, और यहाँ पे रात गुजारने का जो प्लान था उसको क्यों उन्होंने अवॉइड किया? और लापता भी हैं, ये नहीं कि जो दूसरा गांव था मसालपुर, वहाँ जाके स्टे कर लेते अगर कोई बीच में बारिश या परेशानी आ गई थी या कोई भी मौसम ख़राब हो गया था। ये सब सवालात अब इनको बहुत परेशानी में डाल रहे होते हैं और इनको इनके दिमाग को बस तेज़ किया होता है कि सोच विचार चल रहे होते हैं सबके दिमाग में, मुखिया जी भी, देवी भी, कैप्टन भी और बाकी गांव वाले भी, कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। बाकी सब
गांव जो लड़के जाते हैं वो भी वापस आके अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि बाकी गांव वालों ने भी, जो साथ आस पड़ोस में छोटे छोटे गांव हैं, उनको ने भी किसी भी मेहमान को यहाँ पे नहीं देखा। कैप्टन परेशान होता है और बस खामोशी से बैठा होता है, सोच रहा होता है अपने उन अफसरों के बारे में कि आखिर वो गए कहाँ, उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, हुआ तो हुआ क्या। लेकिन देवी यहाँ फ़ौरन से बोलता है कि कैप्टन साहब, हो सकता है कि उन्होंने किसी वजह से ही रास्ता चेंज किया हो और वो अपने कैंप आगे चले गए हों। अभी ये आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि एकदम से एक गांव वाला, जो कि इन्हीं के गांव का था, वो फ़ौरन ही भागता भागता इनके पास आता और कहता है कि मुखिया जी, वो मेहमान मिल गए हैं, वो मेहमान मिल गए हैं। वो मसालपुर से अगले गांव में, जहां पे गहरा जंगल है, उसी गांव के साथ ही वो वहां पे मौजूद हैं। मेरी भाभी बात हुई है वहाँ के एक घुड़सवार से, जो कि अपने घोड़े पे इधर ही कुछ सामान लेने आया था गांव में। उसने बताया कि उसके पास ही कुछ मेहमान मौजूद हैं और वो बहुत ही बुरी हालत में हैं। बस इतना ही बता पाया और मैं सुन के फ़ौरन यहाँ के पास दौड़ा चला आया हूँ। तो चलें हम वहीं चल के देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये सुन के कैप्टन और देवी भी कुछ ज़रा होश में आते हैं कि चलो उनका कुछ तो पता लग पाया। एक आगे गांव बेशक कुछ दूर है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे उनको आई और वो कैसे अपने रास्ते से डाइवर्ट हुए, अब ये कल जाके ही फ़ौरन देखते हैं उस गांव में कि उनके साथ प्रॉब्लम आई तो आई क्या। अब मुखिया जी भी और कैप्टन और देवी यही कहते हैं कि हम सोने की तैयारी करते हैं, रात हो चुकी है, अभी तो जाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं, क्योंकि सारा जंगल है आसपास और जंगली जानवरों का ख़तरा भी है। तो सुबह ही चल के देखेंगे फ़ौरन और वहाँ पर जल्दी पहुँच के चेक करेंगे कि हमारे मेहमान कैसे हैं और आया कि ये वही लोग हैं या कोई और पार्टी तो नहीं। सुबह होती है और बस सुबह फ़ौरन ही चाय की तैयारी के साथ अब ये निकल पड़े हैं उसी गांव की ओर, जो कि मसालपुर से आगे, जहाँ पे घोड़सवार ने बताया था कि कुछ हमारे पास गोरे मेहमान मौजूद हैं और उनकी हालत बहुत बुरी है। फ़ौरन ही यहाँ से अपनी अपनी सवारियाँ पकड़ के एक बैलगाड़ी पे ये लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं मसालपुर से आगे उसी छोटे से गांव के लिए। कैप्टन, देवी, साथ में कुछ गांव वाले और मुखिया जी भी इन्हीं के साथ 2 से 3 बैलगाड़ियों में उनको ज़ोर ज़ोर से हाँकते हुए बस चाहते हैं कि इसको हवाई जहाज़ की तरह उड़ा के ही वहाँ पे पहुँच जाएं। मसालपुर से होते हुए गुज़रते हैं और उसी मकाम को भी देखते हैं जहाँ पे नदी किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला था। और आइडिया ले रहे होते हैं कैप्टन, जहन में कुछ अपने ख़यालात दौड़ा रहे होते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज किया और वो किस मुश्किल में फंस गए। अब वो गांव उनको दूर से दिखाई दे रहा था, जो कि मसालपुर से आगे था और जंगल से पहले था। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों गोरे अफसरान बाहर चारपाई पे बैठे कुछ धूप सेक रहे होते हैं और एक बुरी हालत होती है। पट्टियाँ बंधी हैं, लकड़ियाँ उनकी टांगों के साथ बंधी हैं, जैसे कि किसी का फ्रैक्चर ठीक करने के लिए पहले के ज़माने में किसी के टांग के साथ लकड़ी को ज़ोर से बांध दिया जाता था। दूर से ही कैप्टन उसको देखते हैं, अफसरों को, और वो अफसर कैप्टन को देखते हैं और एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ एक दूसरे को सलाम करते हैं। देवी भी उनको देखता है और एक दूसरे के करीब जाके भरपूर जोश के साथ कैप्टन अपने साथियों से, अपने कोलीग से, अफसरों से मिलते हैं। बाकी गांव वाले भी उस गांव वाले से मिलते हैं, अफसरों से मिलते हैं और उनको देख के इनकी जान में जान आती है। एक दूसरे को देखने के बाद अब सबसे पहले कैप्टन छूटते साथ यही पूछता है कि क्या हुआ था, तुम लोग यहाँ पे कैसे, और ये हालत कैसे हुई, तुम लोगों ने अपना सफ़र को डाइवर्ट क्यों किया, अलग से क्यों किया, जब इस गांव में आना था दूसरे गांव में तो तुम लोग एकदम से नदी की ओर जाके कैंप क्यों डाला। और जो सवाल कैप्टन के जहन में आते रहते हैं और वो पूछते हैं उन्हीं अफसरों से कि आखिर माजरा क्या है। वो अफसर बुरी हालत में एकदम से इतने सारे सवाल सुन के बस मुस्करा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसका सारों के जवाब दे पाएंगे। और वो बताते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि हम तो अपने रूटीन के मुताबिक पहले गांव से निकल के सुबह सुबह इसी दूसरे गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में हम लोग अभी दोपहर का खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि वहाँ पे हमें कुछ झाड़ियों में आसपास जो है वो गुर्राहट महसूस होना शुरू हुई, जैसे कि कोई बाघ की ग्राउलिंग हो, गुर्राहट हो। अभी हम लोग कुछ खाना बनाने में मसरूफ़ थे, कुछ अपने आराम कर रहे थे, हमें मौका ना मिल सका कि हम संभल पाते और एकदम से उस बाघ ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और वो जो हमारे साथ लोकल गाइड था
उसके ऊपर एकदम से दबोच के उसको ले जाने लगा जंगल की ओर। एक ज़ोरदार धाड़ के साथ उसने ऐसा वार किया उस लोकल गाइड के ऊपर कि बस एक ज़ोरदार पंजे के साथ उसकी गर्दन दबाई और उसको फ़ौरन घसीट के जंगल की ओर जाने लगा। हम लोग बहुत घबरा गए थे, मैं और मेरा साथी दूसरा अफसर, और हम लोग गन उठा के उसके पीछे भागने की कोशिश भी की, लेकिन इतना खौफ, इतना डर था कि उसने हमारे पाँव जमा दिए और हमसे कोई फायर भी ना हो सका और हम बस देखते ही देखते रह गए। अगर तो वो चाहता तो वो बाघ शायद हमारे ऊपर भी हमला कर देता, लेकिन हम लोग बेबस थे और हम आगे से कुछ भी ना कर सके। उसके डर ने, उसके खौफ ने हमें ऐसा जकड़ लिया था कि हम अपनी बंदूक भी ना उठा सके और वहीं हक्का बक्का बस खड़े देखते रह गए। जब ये बात कहते हैं तो खूब दोनों ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं और एकदम से बस उधर वापस ही बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हम इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे कि हमने सोचा कि ये उसी ओर भागा है जहाँ पे अब दूसरे गांव का रास्ता है, यहाँ से हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम दूसरी रास्ते से डाइवर्ट करते हुए हम पिछले रास्ते से होते हुए छावनी पहुँच जाएंगे, जो कि इसी गांव से होकर गुज़रता था। हमने जब ये फ़ैसला किया कि हम डाइवर्ट करेंगे और एक क्लिफ़ के ऊपर से होते हुए जाएंगे, उसको पार करेंगे, बस डर और खौफ ने हमें ऐसा जकड़ा कि हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें। न जाने वो बाघ हमारे उस लोकल गाइड को कहाँ ले गया था। उसका बार बार ख़्याल हमारे जहन में आता था और उसने हमें ऐसा एक खौफ तारी कर दिया था उस बाघ ने कि उसकी धाड़, उसकी वो आवाज़, एकदम से 3-4 फुट के फासले पे उसने हमारे ऊपर हमला किया। हम बस ऐसे घबरा गए थे, हमें समझ नहीं आ रही थी, हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हम अकेले थे, वो लोकल गाइड था, बस उसी ने हमें बताया था कि हम कैसे कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। उसकी 2-4 बातें जहन में थीं और हम उसी के साथ ही हमने सोचा कि क्यों ना अपना एक प्लान करें और डाइवर्ट करके रास्ता चलें। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम खो जाएंगे और इसी दौरान हमें रास्ता भूल गया और हमें समझ नहीं आई हम क्या करें। जब एक चट्टान के ऊपर हम चढ़े, हमें आइडिया नहीं था ये कितनी स्लिपरी होगी, यहाँ पे क्या होगा। हम दोनों ही उस चट्टान पे से ऐसा गिरे कि बस एक दूसरे के साथ जूझते ही रह गए और एक दूसरे के साथ कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे गिरे और वहीं पे हमारी दोनों टांगों में एक दूसरे के फ्रैक्चर आ गया। अब तो चलने से भी कासिर थे और नाकारा हो चुके थे, बिल्कुल समझ नहीं आई थी क्या करें क्या ना करें। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि इस गांव के कुछ लोग जो कि हमें वहाँ देखने आ गए और हमारी आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए, जो कि करीब में ही जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हमें किस तरह उठा के यहाँ तक ले आए, हमारी मरहम पट्टी की जो ये कर सकते थे। हमने इनको बताया कि हम यहाँ से करीबी छावनी जाके वहाँ से पैगाम आगे दे देते हैं, लेकिन उस बाग के बारे में जान के हम भी नहीं चाहते थे और ये गांव वाले भी इतनी हिम्मत नहीं पकड़े थे कि आगे जंगल के रास्ते से होते हुए वहाँ तक छावनी तक पहुँच सके, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा था और आस पास के गांव तक भी जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। हम यही चाह रहे थे कि हम कुछ दिन वेट करते हैं, कोई ना कोई हेल्प यहाँ तक पहुँच जाएगी, अगर ना हुआ तो हम किसी भी तरीके से आगे जाके ख़ुद से इन्फॉर्मेशन फिर पहुँचा ही देंगे। इसलिए वो जो घोड़े वाला था, गांव वाला, वो अभी ये मालूमात देने के लिए आगे जा ही रहा था। उसको रास्ते में दूसरे गांव का कारीगर मिल गया और उसको इन्फॉर्मेशन सारी उसने बता दी। ये तो भला हो उस गांव वाले कारीगर का जिसने उस घोड़सवार से सारी मालूमात लेके शायद आप तक पहुंचाई और अब आप लोग यहाँ पे हमें ढूंढते हुए पहुंच गए हैं। और कैप्टन देखता है कि देवीलाल भी उनको देख के परेशान होता है कि उनकी हालत बहुत बुरी होती है। वो अभी तक उस बाघ के हमले के जो ट्रॉमा होता है, जो सदमा होता है, बाहर नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंज़र देखा था जो कि शायद वो कभी ख्वाब में भी ना देख पाते। और अभी तक उस डर ने, खौफ ने उनको जकड़ा हुआ था और वो यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखते थे। खैर किसी भी तरीके से देवी और कैप्टन और बाकी मुखिया जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं अपने दूसरे गांव तक और बैलगाड़ी में लेके आते हैं। यहाँ पे स्टे करके कुछ अगले दिन के लिए फिर दोबारा रवाना होते हैं छावनी की ओर और गांव वालों की मदद से छावनी तक पहुँच जाते हैं। छावनी पहुँच के कैप्टन और देवी फ़ौरन ही पैगाम रसाई करते हैं लोहा घाट की छावनी की ओर, जहाँ पे कर्नल डॉसन इंतज़ार कर रहे होते हैं इनके सिग्नल का। इस तरह से कैप्टन और देवी बाकी गांव वालों के साथ मिलके, मुखिया जी के साथ और बाकी गांव वालों के साथ मिलके इन दोनों को सर्च कर लेते हैं और इनको वहाँ से दोनों अफसरों को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का होता है कि वो जो लोकल गाइड होता है शायद कहीं ना कहीं अपने मेहमानों की और अपने अफसरों की जान बचाते हुए ख़ुद को आगे भाग के कर देता है
जो कि अभी तक इन्हीं अफसरान के दिमाग में ये सारा सीन चल रहा होता है। और ये खौफ, ये बाघ का डर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इनके दिमाग से निकल नहीं पाती और इनको बिल्कुल ही मफलूज कर देती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये आज की स्टोरी मुकम्मल जो है पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।